तारीख में पहली बार जम्मू कश्मीर से सिख बरादरी सामने आई और इन्होंने भी इलेक्शंस में हिस्सा लेने की कोशिश की। आंखें खोलेंगे इन लोगों की जो पॉलिटिशियन पिछले कई सालों से यहाँ सिर्फ बहकाते आए कि भाई इन लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल 370 की बात की, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात की, उन्होंने यहाँ की डेवलपमेंट की रियल सेंस में कोई बात नहीं। उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ होगा जो ये कहते हैं कि कश्मीर के लोग क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट हैं, ये एंटी नेशनलिस्ट हैं। तो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजते ही यहाँ सियासी दंगल शुरू हो चुका है, जहां पर हमने देखा कि कई सारी सियासी पार्टियों से कई एक लीडरान दूसरी पार्टियों में पनाह ले रहे हैं। इसी बीच तारीख में पहली बार जम्मू कश्मीर से सिख बरादरी सामने आई और इन्होंने भी इलेक्शंस में हिस्सा लेने की कोशिश की है। इस बीच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वजूहात बने और आपने भी अब असेंबली इंतखाबात में कदम रखा। देखिए, हम कश्मीर के यहीं के रहने वाले लोग हैं। ओरिजिन एंड ग्रोथ हमारी सिखों की इसी कश्मीर में है। पीछे पहले हम काफ़ी बार यहाँ कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में रहकर असेंबली में जाते थे, मंत्री भी बने। इवन मैं ये बताऊं कि जब शेख अब्दुल्ला तहरीक उन्होंने जब शुरू की, उस तहरीक में भी बहुत से सिख लीडर हमारे बड़े मशहूर जो रहे उनके साथ। फिर उसके बाद उन लोगों ने इलेक्शंस भी लड़ा, इलेक्शंस भी जीता और असेंबली में गए। काफ़ी काम उस टाइम हो रहा था, लेकिन पिछले 40 साल से हम टोटली इग्नोर किए गए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ तक कि जो हमारे लेजिटिमेट राइट्स थे उनको भी यहाँ पर लागू नहीं किया गया। पर जब से हालात खराब हुए, कश्मीर का टर्मोइल था, तो यहाँ पर जो सिखों की आबादी थी, दे हैव नॉट मूव्ड आउट ऑफ वैली लाइक अदर माइनॉरिटी। दूसरी माइनॉरिटी तो कश्मीर छोड़ के बाहर भाग गई, बट हम लोगों ने सुख और दुख जो है वो यहाँ की मेजॉरिटी के साथ सहे। हमारे भी 300 के करीब लोग जो हैं मारे गए, कई अभी तक भी गायब हैं, और बड़े बड़े एपिसोड हुए लाइक चिट्टी सिंहपुरा जिसमें 35 सिख मारे गए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो मतलब डरावनी चीज़ें थी, पर हम लोगों ने इस धरती को नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ एक कश्मीरी का एक बड़ा अच्छा माहौल रहा है। क्या हुआ कि 4 लोग या कुछ लोग आके यहाँ पर फायरिंग की या यहाँ मारधाड़ हुई, बट दैट डजंट मीन कि एंटायर सोसाइटी कश्मीर में इसके साथ जुड़ी थी। पर उस वजह से हमारी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है थोड़ी सी ख़राब हुई, क्योंकि डर के मारे में गांव वगैरह में जो लोग रहते थे सिख लोग, हमारे तकरीबन हमारी 70% जो पॉपुलेशन थी वो सारी गांव में रहती थी। लेकिन जब हालात ख़राब हो वो सारे उठ के शहर की तरफ आ गए, और उनकी मेजर इनकम जो थी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर वो उनसे दूर हो गई। उसके बाद फिर इन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। कुछ बच्चे अपनी नौकरी की तलाश में, रिज़्क की तलाश में कश्मीर से बाहर निकल गए, और कई लोग जम्मू कश्मीर से भी बाहर चले गए। पीछे पेरेंट्स जो थे वो अकेले रहने शुरू हो गए। तो हमने सोचा कि एक दिन ऐसा होगा कि सारा कश्मीर जो है वो बाहर चला जाएगा सिख लोग, तो यहाँ पर एक अलग सा माहौल बन जाएगा, क्योंकि हमारी यहाँ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ हमारी और भी यहाँ के साथ कमिटमेंट है। हमारे गुरु जी की यहाँ जो जगह हैं, यहाँ पर चाहे गुरु नानक देव जी जो फाउंडर ऑफ सिखिज़म थे, उसके बाद हमारे 6th गुरु जो गुरु हरगोविंद साहिब जी यहाँ आए, उनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनको कैसे छोड़ के जाएं। तो यहाँ पर लोग जो हैं, फिर यहाँ मनमोहन सिंह जब आए तो हमने उनसे ये बात कही कि साहब आप पैकेज की बात सबके लिए कर रहे हैं, आप और अदर माइनॉरिटीज़ को दे रहे हैं, लेकिन हमारे भी लोकली लोग जो हैं माइग्रेट हुए हैं, शहर से गांव से शहर की हो रहा है, आप इनके लिए भी कोई पैकेज दीजिए। तो उन्होंने हमारी बात को समझा और जाके कोई 700+ पोस्टें उन्होंने, बट उन्होंने नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़ के लिए दी, और वो पोस्टें जो यहाँ उन्होंने दी उस फाइल को इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वेस्टर्न इंटरेस्ट जो था वो असेंबली के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने उस फाइल को बंद कर दिया। और जब मुफ्ती सईद जब यहाँ चीफ मिनिस्टर बने विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी, और उनके जो एडवाइज़र यहाँ मट्टू साहब आए, तो इन्होंने उसी फाइल को जो नॉन माइग्रेंट के लिए पैकेज था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि साहब इट इज़ ओनली फॉर कश्मीरी पंडित। और जब उस आर्डर को चेंज किया
تو ہمارے سکھوں کے اندر ایک بڑا روز پیدا ہوا. ہم نے کافی اس پر چلایا بولا بٹ کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے بھی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ پورے دیش میں مائنارٹی اسٹیٹس جو ہے وہ ان قوموں کو دیا جاتا ہے جو مائنارٹیز ڈکلیئرڈ ہے, جس طرح سے مسلم, سکھ, ہندو, جینز, یہ مائنارٹیز ہیں انڈیا میں. پر ہم لوگ کشمیر میں ہمیں مائنارٹی اسٹیٹس دے دو. لیکن یہ لوگ بہانہ کرتے رہے کہ صاحب یہاں پہ آرٹیکل 370 ہے, سینٹرل لاز نہیں لگ سکتے. بٹ فیکٹ یہ تھا کہ جو بہت سے سینٹرل لاز یہاں ایکسٹینڈ ہو چکے تھے کشمیر میں. ورک مین کمپنسیشن ایکٹ میں کیا نام لے لوں, پر یہ جو تھا مائنارٹی جو اسٹیٹس تھا اس میں اسٹیٹ ایکسچیکر کے اوپر کچھ بھی وزن نہیں تھا. اس میں ساری جو اسکیمز تھیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے آنی تھی. بچوں کے لیے اسکالرشپ وہ بھی دلی سے ہی آنے تھے, پر انہوں نے ہمیں نہیں دیا. ہم یہاں کے چیف منسٹر اس وقت چاہے فاروق عبداللہ تھے, چاہے پھر اس کے بعد عمر عبداللہ رہے, ایون مفتی صاحب رہے, محبوبہ رہی, ان سب لوگوں سے ملے. یہاں تک کہ گورنر جتنے بھی رہے سب سے ملتے رہے اور اپنا کلیم ہم ان کے سامنے رکھتے رہے. لیکن ہر بار ہماری جو بات ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا تھا. تو ہمارے من کے اندر ایک بڑی نراشا جو تھی وہ پیدا ہو گئی. بٹ ہم لوگوں نے کبھی شور شرابہ اس طرح سے نہیں کیا. چھوٹے موٹے ایجیٹیشن ہم نے کیے, دھرنے ہم نے سری نگر میں بھی کیے, بارہ میں بھی کیے, پلوامہ میں بھی کیے, پر ہماری بات نہیں سنی گئی. اس کے بعد جب ابھی ریسنٹلی ڈیلیمیٹیشن کمیشن آیا, انہوں نے 90 سیٹس جو ہے یہاں جموں کشمیر میں ڈیوائڈ کی. لیکن 90 سیٹ میں انہوں نے بہت سی سیٹوں کو ریزرو کر دیا. اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی ٹیریٹری کو ڈیوائڈ کریں گے فار ڈیلیمیٹیشن, پاپولیشن اور ایریا کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر اس میں کوئی ایسی کمیونٹی ہو جو اسکیٹرڈ ہو, جو کوئی کانسٹیٹیوٹ نہ کرتی ہو کوئی اسمبلی سیگمنٹ, تو اس کے لیے ریزرویشن ہوتی ہے. ہم نے کہا سے کہ 137 گاؤں میں کشمیر میں رہتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ کانسٹیٹیوٹ اینی اسمبلی سیگمنٹ. ہاں کچھ کانسٹیٹوئنسیز میں ان کا ووٹ بینک بہت اچھا ہے. ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ترال ہے, بارہ مولہ میں, سری نگر میں ہے, بٹ مالو کانسٹیٹوئنسی میں, آپ یہاں ان کو دیجیے. اسی طرح جموں میں بھی کوئی 8-9 سیٹیں تھیں جہاں پر سکھ بہت میٹر کرتے ہیں. اور ان تمام کانسٹیٹوئنسی سے لوگ انڈیپینڈنٹ اس سے پہلے جیت چکے ہیں. ہمارے پاس جو بارہ مولہ کی سیٹ ہے وہاں ہرمن سنگھ آزاد کوئی 12 کے 15 سال الیکشن میں جیتے رہے. اس کے بغیر سریندر سنگھ تھے, وہ ٹنگ مر سے جیتے رہے. جموں میں بالی تھے, بالی صاحب وہ نان نگر کی سیٹ سے انڈیپینڈنٹلی جیتے. ایسی بہت سی جگہ. جگموہن جی یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گا. آپ نے اس بات کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ ہمیں لگاتار ایوائڈ کیا گیا, ہمارے ساتھ استحصالی کی گئی. دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں ایک نعرے کو عام کیا گیا کہ لوگوں بدلاؤ ہوا, ڈیولپمنٹ ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی اور آپ کی کمیونٹی کے ساتھ کوئی ایک ایسا ویوہار کیا گیا جس سے آپ کی کمیونٹی کو فائدہ پہنچا؟ نہیں, کچھ نہیں. آرٹیکل 370 سے سب سے زیادہ نقصان سکھوں کو ہوا. وہ اس طرح سے کہ ہماری جو زبان ہے پنجابی زبان, اٹ واز ریکوگنائزڈ بائی جموں اینڈ کشمیر کانسٹیٹیوشن. جب انہوں نے آرٹیکل 370 کا ایبروگیٹ کیا, اس کے ساتھ ہماری زبان بھی انہوں نے اڑا دی. پر انہوں نے اس کے بعد ایک نیا فارمولہ نکالا, کچھ لینگویجز کو ریکوگنائز کیا, پر انہوں نے پنجابی زبان کو اس میں نہیں رکھا. جبکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت بار کہ پنجابی زبان کا ایک بیس تھا کشمیر میں, تمام اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی, تمام کالجوں میں پڑھائی جاتی تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے اس زبان کو ریکوگنائز نہیں کیا. تو اس آرٹیکل 370 جانے سے سکھوں کو بہت بڑا نقصان ہوا کہ ان کی زبان چلی گئی. پر ایسی اور بھی بہت سی باتیں تھیں, اور ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ صاحب اب شاید مائنارٹی اسٹیٹس بھی آئے گا یا کچھ پیکیج اس سوسائٹی کو لفٹ کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہوئی. یہاں ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جہاں سوسائٹی رچ ہو جائے, سوسائٹی آگے بڑھے. بٹ روڈس کو بنا کر آپ ڈیولپمنٹ شو کریں گے, اٹس ناٹ ڈیولپمنٹ. یہاں پر میں نے بہت پہلے کہا کہ بھائی پانی جو ہے یہاں پر ہم لوگ جو پانی پی رہے ہیں اٹس ناٹ اے کلین واٹر. آپ دیکھیے ہر گھر میں یہاں پر جب پانی آتا ہے نل سے تو اس کے ساتھ ڈرٹ, مطلب کیا کیا کچھ نہیں آتا ہے. بٹ جو صاف پانی ہے وہ ان لوگوں نے کبھی آج تک اس پر کام ہی نہیں کیا. میں کہا کہ جیسے لیدر کا نالا ہے, کتنا صاف پانی ہے. ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہم جا کے 1 گلاس پانی پیتے تھے اور ہم کھانا کھاتے تھے ساتھ ہی وہ ہضم ہو جاتا تھا. اٹ واز سو پیور منرل واٹر. Similarly, we had
यहाँ जो सिंध का है, यहाँ फिरोजपुर का है, और भी बड़े नाले हैं, कभी उस साफ पानी को इन लोगों ने टैप नहीं किया। नतीजा ये है कि हमारे कश्मीर में कोई इस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई। टूरिज्म हमारा कश्मीर सारा कश्मीर जो है रोटी टूरिज्म की खाता है। होटल्स हैं, शिकाराज वाले हैं, टैक्सीज वाले हैं, पर उसकी मास्टर प्लानिंग आज तक नहीं की। जगमोहन जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, अब जब आपने ठान लिया है कि मैदान में आना है और हमें लोगों की नुमाइंदगी करनी है, तो कितनी सीटों पर आप नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं और क्या आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे इसमें? नहीं, देखिए, सिख जो हैं 2% हैं, लेकिन हम अब ये नहीं कहेंगे कि हम मेजॉरिटी का सारा हक मारेंगे। हम सिर्फ 3 सीटों की बात कर रहे हैं और हम अपील कर रहे हैं कि हम 3 सीटों पर मेजॉरिटी जब तक हमारा साथ नहीं देगी तब तक हम नहीं जीत सकते। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ पर, कश्मीर में, जम्मू में है जहाँ सिख इंडिपेंडेंटली जीत सकता है, लेकिन कश्मीर में जब तक मेजॉरिटी लोग हमारा साथ नहीं देंगे तब तक हम नहीं जीत सकते। इसीलिए हमने पहली बार ये बात रखी है कि साहब हम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लड़ेंगे जहाँ हमारा वोट बैंक अच्छा खासा है, पर सपोर्ट चाहिए माइनॉरिटी का। लेकिन हमारा इसमें बहुत बड़ी स्लोगन जो है, अगर हम लोग जीतते हैं विद द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, ये पूरे देश में, दुनिया भर में उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ होगा जो ये कहते हैं कि कश्मीर के लोग क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट हैं, ये एंटी नेशनलिस्ट हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें मेजॉरिटी कम्युनिटी जो इस चीज़ को समझे, जब हम जीत के बाहर आएंगे तो ये हमारी कश्मीर की शान होगी कि साहब देखिए, जिनका इतना वोट बैंक नहीं है उसको मेजॉरिटी कम्युनिटी ने जिताया है, और हम साबित कर देंगे कि यहाँ का भाईचारा कितना मजबूत है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जगमोहन जी, आखिरी सवाल आपसे थोड़ी सी वजाहत मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितनी भी आज तक पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, हर एक का नारा, हर एक का मंशूर एक दूसरे से मिलता जुलता है। आप लोगों के सामने जाएंगे, क्या मंशूर लेके जाएंगे, क्या आइडियाज लेके जाएंगे तब्दीली को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, मुझे बड़ी हंसी आ रही है, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, बीजेपी ने कह दिया कि हम सिखों को माइनॉरिटी स्टेटस देंगे और पंजाबी की बात करेंगे। आज तक कभी बात नहीं की, पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई बात नहीं की। आज एनसी कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे, आज पीडीपी कह रही है हम बिजली फ्री देंगे। ये तब जब हमने इनकी आंखें खोली को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आ रही है, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, बीजेपी ने कह दिया कि हम सिखों को माइनॉरिटी स्टेटस देंगे और पंजाबी की बात करेंगे। आज तक कभी बात नहीं की, पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई बात नहीं की। आज एनसी कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे, आज पीडीपी कह रही है हम बिजली फ्री देंगे। ये तब जब हमने इनकी आंखें खोली, हमने जगाया, हमने ये नारा आज से कोई 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह दिया कि जो एनएचपीसी है, जो हमारे कश्मीर के रिसोर्सेज पर इतनी बिजली पैदा कर रही है कि पूरे नॉर्थ इंडिया को फीड कर रही है, लेकिन खुद कश्मीर अंधेरे में है। हमने ये रखा है मुद्दा, मैंने इस पर कोर्ट केस भी किया था, पर मैं आज ही अपने सिलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कह रहा हूँ कि साहब हम 50% शेयर मांगते हैं एनएचपीसी का। सेंटर के पास जो ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है हमारे रिसोर्सेज पर है, ये 50% प्रोजेक्ट हमको दें। मैं देखता हूँ हम कश्मीर में बिजली जो है वो फ्री करवा देंगे। इसी तरह से वाटर के ऊपर मैंने जो आपसे बात की, पीने का पानी जो है साफ शफा पानी दें। हम इसी तरह से कह रहे हैं जो हैंडीक्राफ्ट की जो हमारा यहाँ हार्ट है, जिसको नुमाइश कहते थे, इसको रेस्टोर करें एक नए मॉडर्नाइज तरीके से, ताकि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है प्रॉपर्ली एग्जिबिट हो, लोग उसको देख सकें और बाहर से आने वाले टूरिस्ट जो है उसको देखें, वो अट्रैक्ट होंगे। बड़ी यूनिक हमारी हैंडीक्राफ्ट। आपका मुद्दा है जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के वसाइल हैं उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एग्जैक्टली, जिससे हमारी डेवलपमेंट हो, हमारा यूथ और उसमें इन्वॉल्व हो, आगे आने के लिए जाए। अभी मैं बताऊं, जैसे टूरिज्म का सेक्टर है, टूरिज्म के सेक्टर में पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग, ये आज से कई सालों पहले किसी ने, मुगल्स ने बनाया, किसी ने कुछ किया, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया आज तक? हमारे पास कश्मीर में हर कोना खूबसूरत है। अगर वहाँ पर जैसे इंडस्ट्रीज के प्लाट देते हैं, अगर इसी तरह से विदाउट डिस्टर्बिंग द फौना, विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट, अगर ये अच्छे तरीके से 15-15 हट का एक मतलब एक वो क्लस्टर बनाए और वहाँ पे वहाँ के नौजवानों को दे, टूरिस्ट वहाँ आके
जाके ठहरेगा और इनकी जो इकॉनमी है वो स्ट्रांग होगी। उस तरह से हम कश्मीर के कई जगहों पर, हर कोना कश्मीर का खूबसूरत है, कश्मीर के हर कोने में पहाड़ है, कश्मीर के हर कोने में फॉरेस्ट है, पानी है, और वो हम नौजवानों के ज़रिए उसको आगे बढ़ा सकते हैं एक अच्छे प्लान तरीके से। ये नहीं जो हमारे लोकल यहाँ कोई जो अनट्रेन है, यहाँ एक अच्छे नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो अच्छे मतलब जिनकी सोच हो कि भाई वो कैसे इस टूरिज्म को एक शेप दे सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द, ये नहीं कि आज जैसे हमारे यहाँ पर पहाड़ पहले दिखते थे सिटी के अंदर, हमें यहाँ से बैठ के शंकराचार्य दिखता था, आज हमें कुछ नहीं दिखता क्योंकि अनप्लान तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। दरिया को बीच में काट के बिल्डिंग्स बन गई हैं क्योंकि करप्शन है, और हमारे पानी जो है वो उसको डिस्टर्ब किया गया है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मास्टर प्लानिंग करें। हमारा 1 लाख नौजवान जो है इस टूरिज्म इंडस्ट्री के अंडर आके अच्छा रोजगार कमा सकता है, बजाय इसके कि एक बड़े सरमायादार को, 2 बड़े सरमायादार को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप पहलगाम में भी एकोमोडेट करें, होटल में, गुलमर्ग में भी उसको दे दें, और कोई ऐसी खूबसूरत जगह वहाँ भी उसको दे दें, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए आप कुछ नहीं देंगे, उसको नहीं दे रहे हैं आप। तो मैं उस चीज़ को यहाँ आगे ला रहा हूँ। अगर मेरे आदमी जीत के आएंगे, हम हाउस के अंदर ये तमाम डिमांड्स वहाँ रखेंगे कि जो कश्मीर के नौजवानों को, जो कश्मीर के मेजॉरिटी के लोगों को उनके रोज़गार लेने में मदद करेंगे, आंखें खोलेंगे इन लोगों की जो पॉलिटिशियन पिछले कई सालों से यहाँ सिर्फ बहकाते आए कि भाई इन लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल 370 की बात की, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात की, उन्होंने यहाँ की डेवलपमेंट की रियल सेंस में कोई बात नहीं की। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, जम्मू कश्मीर में जिस तरह मैंने इब्तिदाई मरहले में कहा कि सियासत गर्मा गर्म है, और इसी बीच हमारे साथ मौजूद थे ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह जगमोहन सिंह रैना साहब। और दीजिए हमें इजाज़त, बनी रहेगा कश्मीर औरा के साथ। दीजिए मुझे और मेरे साथी फारूक शाह को इजाज़त, बनी रहेगा हमारे साथ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।